हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए अभी तक लास्ट में हमने जो किया वो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने कुछ रिलेशनशिप निकाली थी। देखिए कुछ इलेक्ट्रिक टर्म्स के बीच में आपस में निकाली थी। क्या रिलेशन लास्ट में जो निकाला था वो आपको याद होगा, J इज इक्वल टू सिग्मा। ये रिजल्ट हमने देखिए लास्ट में निकाल लिया है। करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन है वो हमारे पास J इज इक्वल टू सिग्मा T। देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन रहा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बोर्ड के अंदर भी डायरेक्टली ये पूछा गया 2 और 3 मार्क्स में, तो अपने को एक तरीके से ये बहुत ही आसानी से हमने देखिए प्रूव कर लिया था। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आसानी से सारी चीजें हो जाएंगी। तो भाई ये वो डायग्राम है जिसको हम देखिए लेके चले थे जब हम रिलेशंस को निकालना स्टार्ट किया था हम लोगों ने पीछे। तो यही वाला जो डायग्राम है वो हम आगे लेके चले थे और मैंने आपको बोला था कि जितना भी आगे वो रिलेशन पढ़ने वाले हैं उसमें यही सेम डायग्राम ही चलने वाला है, अपने पास कुछ अलग नहीं आएगा। तो आइए समझते हैं उसको, आगे देखिए कैरी फॉरवर्ड करते हैं। लास्ट में ये रिजल्ट हमने निकाल लिया था। अब जो हम करने जा रहे हैं वो क्या, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। सर ये क्या बात है, हमें तो एक बात समझ में नहीं आती। सर आप खुद कहते हैं कि लॉज होते हैं उनके कोई प्रूफ नहीं होते, जबकि आपने यहाँ क्या लिखा, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। बात सही है बेटा, लॉ इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उनका कोई प्रूफ नहीं होता है। जिस चीज का कोई प्रूफ नहीं होता उन्हें हम लॉ बना देते हैं। देखिए फिजिक्स के अंदर क्योंकि वो सेट ऑफ पैटर्न्स होते हैं, फिक्स होते हैं। देखिए वो बार बार ऑब्जर्व किए जाते हैं तो वही पैटर्न को लगातार फॉलो करते हैं और उन फिक्स्ड पैटर्न्स को क्या नाम दे दिया जाता है, लॉज, रूल्स बना दिए जाते हैं। प्रूफ का मतलब यहाँ देखिए, प्रूफ का मतलब ये है सिंपल क्या कि कुछ फॉर्मूले हमको इधर उधर करूंगा। लास्ट में ओम्स लॉ आपको पता ही 10th क्लास में आपने पढ़ा है, V इक्वल टू I R। सिंपल सा देखिए वो आ जाएगा। प्रूफ नहीं है, सिंपल कुछ फॉर्मूलों की हेरफेर है। देखिए आपको समझ में आएगा जब मैं फाइनली जब वो रिजल्ट निकालूंगा कि क्या क्या करके हमें क्या मानना पड़ा, कुछ भी अज्यूम कर रहे हैं, लास्ट में जाके वो निकाल दिया। तो ऐसे कोई प्रूफ नहीं है, बस कुछ फॉर्मूलों का देखिए मैं इधर उधर करूंगा क्योंकि आपकी उसमें आ रखा है, बुक में है, इसलिए आपको मैं बता देता हूँ। देखिए बट ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इससे एक दो चीजें और मुझे आपको आगे कैरी फॉरवर्ड करके बतानी है जो कि इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। तो आइए समझते हैं। देखिए 1 बाय 1 प्रूफ स्टार्ट करते हैं। करें भाई? हाँ सर कीजिए। चलो आओ करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है सबसे पहला रिजल्ट हमारा था क्या, एज वी नो I इज इक्वल टू NaEVD। ये रिजल्ट था, I इज इक्वल टू NaEVD। ये रिजल्ट आपको याद होगा। सबसे पहला रिलेशन हमने यही निकाला था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। यस सर हमें बिल्कुल याद है। ओके नेक्स्ट देखिए हमें यहां से और क्या किया जा सकता है, आपको याद होगा I इज इक्वल टू NaEVD, E बाय m इंटू टो। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन था आपको याद होगा। जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाला था तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में मैंने यही फॉर्मूला डिराइव करके आपको बताया था और उसका देखिए मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। क्लियर है? यस सर। ओके आइए आगे चलते हैं। I इज इक्वल टू NaE स्क्वायर टो बाय m इंटू E। रीअरेंज किया टर्म्स को, देखिए ज्यादा कुछ नया नहीं किया है मैंने, सिंपल सा क्या इधर उधर टर्म्स को लिखा है। मल्टीप्लाई भी आता है ना, मल्टीप्लाई करना। तो यस सर कैसी बातें कर रहे हैं, 12th क्लास में हो रखे हैं सर हम। हाँ पता ही नहीं था हमें तो बेटा। चलो सही है भाई, इतना आ गया सर हमें। हाँ आ गया सर। चलो आपको याद होगा जैसा कि हमें पता है ये एक डीसी सोर्स है। डीसी सोर्स है तो V फिक्स है, E फिक्स है। अगर E कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, तो हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है। क्या रिलेशन था V और E में, V इक्वल टू ED हुआ करता था। ये हम पीछे निकाल चुके हैं। यस सर निकाल चुके हैं, बिल्कुल हमें याद है। तो यहाँ इन दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है और ये जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच का वो कितना है, L। मतलब D की वैल्यू यहाँ कितनी है, L है। तो क्या यहाँ से E इज इक्वल टू V बाय L निकाला जा सकता है? बिल्कुल सर निकाला जा सकता है। ये V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है ये, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल। ओके तो यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट करें तो NaE स्क्वायर 2 बाई m इंटू V बाई L हो जाएगा क्या? यस सर बिल्कुल हो जाएगा। इतना हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये तो आपको आता है ना पीछे वाले चैप्टर्स में। हाँ सर पीछे वाले चैप्टर आप पूछो ही मत सर हमसे, तो एकदम हमें सब क्लियर होता है। तो यहाँ से V निकाल लेते हैं। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या होगा, ML, यस ML NE स्क्वायर 2 इंटू A इंटू I।
ये रहा देखिए हमारे पास रिजल्ट। अब ये जो रिजल्ट आया है देखिए, मैंने आपको कहा था ना प्रूफ नहीं होता है, देखिए ऐसे कुछ मान के कुछ भी अज्यूम करके हम निकाल लेंगे। अब ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है, ध्यान से सुनिए, इस रिजल्ट के अंदर ये जो डाटा है इसको आर बोला गया। क्या बोला गया? इसको आर। कांस्टेंट है पूरा का पूरा एक मटेरियल के लिए। ये पूरा का पूरा डाटा कैसा है? कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट कब है? फॉर वन मटेरियल एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ये पूरा का पूरा क्या है? चीज कांस्टेंट है। ओके, मटेरियल एक होना चाहिए, एल और क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों फिक्स होने चाहिए, ये भी फिक्स होना चाहिए, तब ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। इस कांस्टेंट को नया नाम दिया गया आर। इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ये है आर की वैल्यू m बाय n e स्क्वायर टू l बाय a, इस तरीके से लिख रहा हूं। देखिए इसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो रिप्लेस करें तो क्या आएगा? देखिए आइए देखते हैं, रिप्लेस करके बिल्कुल देख लेते हैं। सर अभी समझ में आ गया इतना तो हमें, है ना? आ गया ना? तो क्या आ जाएगा भाई? V बराबर रिप्लेस करेंगे आर आई हो जाएगा। यस सर। और इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? ओम्स लॉ। इसी को क्या बोला जाता है? ओम्स लॉ। सिंपल। ये वाली जो कांस्टेंट टर्म्स थी सारे के सारे, इसको रिप्लेस कर दिया हमने आर से, तो V इक्वल टू आर आई। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास ये ओम्स लॉ आ गया। बहुत ही आसान है। देखिए प्रूफ में तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। इससे हमें सीखना क्या था? देखिए यहां से हमें जो सीखना था वो ये आर है बेटा। अच्छा, मैं पहले उससे पहले आपको देखिए ओम्स लॉ के बारे में थोड़ा थोड़ा और बता देता हूं, फिर हम डायरेक्टली किसके ऊपर डिस्कशन करेंगे? आर के ऊपर। ओके, देखिए आइए समझते हैं ओम्स लॉ। जैसा कि आपको पता है, ओम जो है वो नाम है देखिए साइंटिस्ट का, जिन्होंने एक रिलेशन बताया था इसके बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। जैसे कि एक वायर होता है, ये वायर हमारे पास है, ये V1 पोटेंशियल है यहाँ पे, इसके ऊपर V2 पोटेंशियल है। ठीक है, एक वायर है, एक कंडक्टर है, जिसका एक एंड के ऊपर पोटेंशियल V1 है, दूसरे के ऊपर V2 है, और हमने ऐसा मान लिया कि V1 इज ग्रेटर देन V2 है, और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस मटेरियल का टेम्परेचर क्या रखा गया? कांस्टेंट रखा गया। ध्यान रखिएगा, ओम्स लॉ तभी वैलिड है जब टेम्परेचर को क्या रखा गया है? कांस्टेंट रखा गया है। ओके, तो यहां से देखिए करंट इधर जाएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। अब जो ये करंट की जो वैल्यू है, ये जो आई है, किस चीज पे डिपेंड करेगी? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब V1 माइनस V2 जो है, इसको मैं V से दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना है। ये जो V1 माइनस V2 जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट के बीच का, उसको मैं V से दिखा रहा हूं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा I। ये ओम्स लॉ होता है। देखिए सिंपल सा, कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग बिटवीन देम। सिंपल, ये स्टेटमेंट हो जाएगी। बट ये स्टेटमेंट तभी वैलिड है जब उस मटेरियल का क्या कांस्टेंट रखा गया? टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया। अब जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो यहाँ कांस्टेंट आता है, जिसको हम क्या? आर बोलते हैं। देखिए यहां से देखिए आप बिल्कुल उसको मैच करवा सकते हैं, आर बोला जाता है। और आर को देखिए नाम दिया गया रेजिस्टेंस। क्या नाम दिया गया इसको? रेजिस्टेंस। क्लियर है? अच्छा ठीक है, इतना तो हमें सब समझ में आ गया। अच्छा आगे देखिए, कई बार देखिए एक दो चीजें और पूछ लेते हैं इसके ऊपर, ओम्स लॉ के ऊपर। क्या ग्राफ पूछ लिया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो है देखिए उसके बीच में, तो लीनियर रिलेशन है y इज इक्वल टू mx। जैसे हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन होती है जो कहां से पास हो रही है, कहां से पास होती है? ओरिजिन से पास होती है। वैसे ही देखिए यहां पे अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इस तरीके का देखिए ग्राफ बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये ओरिजिन हो गया, स्ट्रेट लाइन, इस तरीके का देखिए ग्राफ बन रहा है, सिंपल सा। हाँ सर बिल्कुल। अच्छा ये ग्राफ जो है इसका स्लोप अगर हम निकालते हैं, ये जो हमारे पास स्लोप होता है, तो इसका जो स्लोप आता है उसको हमारे पास आर आएगा, रेजिस्टेंस आएगा। देखिए सिंपल, क्योंकि स्लोप जो होता है वो tan थीटा होता है। बिल्कुल, tan थीटा का मतलब क्या है कि y, ये वाला जो हमारे पास y पे जो है डेल्टा v, और अपॉन जो करंट है डेल्टा i। चेंज की बात कर सकते हैं तो ये AC के अंदर आएगा, और क्योंकि हम अभी सिर्फ DC के साथ डील कर रहे हैं तो V अपॉन I। तो ये हमारे पास देखिए V अपॉन I किसको दिखा रहा है? रेजिस्टेंस को दिखा रहा है। तो हम कह सकते हैं
कि बेसिकली जो स्ट्रेट लाइन है V और I तरफ का जो बन रहा है उसका जो स्लोप आएगा वो हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। किसी किसी देखिए बुक में आपको यहाँ पे I और यहाँ पे V मिल सकता है, तो उस टाइम पे जो स्लोप आएगा वो 1/r आएगा, ये ध्यान रखेंगे, उल्टा हो जाएगा। क्लियर है? ओके, ये तो आसान चीजें थी। देखिए इसके अलावा देखिए बहुत छोटी छोटी टर्म्स होती है, एक होती है ओमिक डिवाइस, एक होती है नॉन ओमिक डिवाइस। तो ओमिक डिवाइस कौन सी होती है, नॉन ओमिक डिवाइस कौन सी होती है? ओमिक डिवाइस वो होती हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं, और नॉन ओमिक डिवाइसेस वो होती हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती हैं। ओम्स लॉ को फॉलो कौन करते हैं? सिंपल जो रजिस्टर होते हैं हमारे जितने भी हैं वो सारे ओमिक डिवाइस हैं, बल्ब हैं, ये सारे के सारे ओमिक डिवाइस हैं, CFL है, ये सारी ओमिक डिवाइस हैं। जितने भी रेजिस्टेंस हैं, हीटर है, फ्रिज है, मतलब ये सारी की सारी किसके अंदर आ जाती है? ओमिक डिवाइस के अंदर आ जाती है। नॉन ओमिक डिवाइसेस आपने पढ़ा है, अभी तो देखिए नहीं पढ़ा है, वैसे आगे पढ़ेंगे हम। यहाँ सेमीकंडक्टर के अंदर डायोड होता है, ट्रांजिस्टर होता है, अलग अलग टाइप के देखिए हमारे पास लॉजिक गेट्स होते हैं, वो सारे के सारे किसको फॉलो नहीं करते हैं? ओमिक लॉ जो है, यानी कि इस ग्राफ को फॉलो नहीं करते। जब उनमें V और I का ग्राफ बनाया जाएगा तो वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए ऐसी डिवाइसेस को क्या नाम दिया जाता है? नॉन ओमिक डिवाइसेस नाम दिया जाता है। क्लियर? ओके सर, कितना आ गया सर हमें समझने। आइए बाकी फिर आगे वो डिस्कशन करेंगे। ये तो 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ था, बहुत ही आसान है। अच्छा एक छोटा सा मैं तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल दूंगा आपको, अगर मैं, हाँ सर न्यूमेरिकल दीजिए। किसके ऊपर दे बेटा? यही ओम्स लॉ के ऊपर, एक छोटा सा देखिए ग्राफ के ऊपर। 10th लेवल का है वैसे तो, और कई बार 11th 12th में पूछ लिया जाता है। 11th में 12th में, हाँ सर 12th में आप भूल जा रहे हैं बार बार। हाँ हम 12th में हैं, हाँ बेटा पता है तुम 12th में हो। आइए देख लेते हैं, शायद ये 4th हमारा एग्जाम्पल चल रहा होगा, पीछे देख लेंगे आप, काउंटिंग वगैरह आप लोग ध्यान रखेंगे नोट्स बनाते वक्त। भाई मान लीजिए ऐसा कुछ दिया हुआ है, कैसा सर? ये V है, ये I है, और ये हमारे पास इस तरीके से ग्राफ, ये T1 टेम्परेचर पे है, ये T2 टेम्परेचर पे है। क्लियर? एक T1 पे है और एक T2 पे है। ये वायर 1 है और ये वायर 2 है। आपको बताना है किस वायर का जो टेम्परेचर है, दोनों वायर जो है वो सेम मटेरियल के बने हुए हैं, सेम लेंथ के हैं, सेम एरिया के हैं, ये सब कुछ दिया हुआ है। दोनों वायर जो है उनके लेंथ सेम, एरिया सेम, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम, सेम मटेरियल के बने हुए हैं, सब कुछ सेम है। और हमने जब उनके बीच में V और I का ग्राफ खींचा, उन दोनों वायर का, वायर A और B का या वायर 1 और 2 का, तो ग्राफ इस तरीके से बना है अलग अलग टेम्परेचर पे। अब आपको ये बताना है कि कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, T1 ज्यादा है कि T2 ज्यादा है। कैसे पता करेंगे भाई? आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब बता रहा था मैं, तो कंडक्टर के लिए क्या हुआ था? देखिए कंडक्टर के लिए याद कीजिए, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे हम, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। यस सर, कंडक्टर के लिए मैंने बताया था, पीछे उठा के देख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला जो हमारा लेक्चर था वो। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा फॉर कंडक्टर। यहां पे देखते हैं भाई, हमारे पास जो वायर 1 है उसका जो हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा उसको R1 बोल देता हूं, और ये R2 है। देखिए मैंने आपको बताया था V और I का जो हमारे पास ग्राफ होता है, उनके जो स्लोप होंगे हमारे पास वो रेजिस्टेंस देंगे। तो यहां से मुझे एक चीज पता लग रही है कि R1 इज ग्रेटर देन R2 है, ये पता लग रहा है मुझे। देखिए हाँ सर बिल्कुल पता लग रहा है। तो R1 इज ग्रेटर देन R2 है क्योंकि स्लोप ज्यादा। देखिए तो R1 ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि T1 जो है वो ज्यादा हो जाएगा T2 से। सिंपल आंसर। ये देखिए बहुत ही आसान है। कई बार देखिए बुक्स में कैसे दिया गया है, मैं एक बार बता दूं। एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 5। यही क्वेश्चन को अगर ऐसे दे दिया जाता है तो क्या होता है? कैसे सर? ऐसे अगर दे दिया जाता है, यहाँ I दे दिया जाता है और यहाँ V दे दिया जाता है, और ये T1 टेम्परेचर है और ये T2 टेम्परेचर है, ये वायर 1 है और ये वायर 2 है। ये आप लोग खुद से करेंगे। देखिए मैंने आपको बता दिया है कि अगर यहाँ पे V और I एक्सचेंज कर दिया जाए तो क्या होने वाला है, खुद से करें, मुझे बताइएगा किस वायर का टेम्परेचर ज्यादा और किसका कम है। यानी कि T1 ज्यादा है, T2 ज्यादा है, T2 ज्यादा है, T1 कम है, ये सब कुछ आपको बताना है। देखिए क्लियर है? तो फिर 5 वाला आप खुद करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर लिख के बताएंगे। ओके सर, बताएं। आसान है तो, बहुत ही ज्यादा आसान। इतना आसान तो सर क्या ही बताएं हम, बहुत ही ज्यादा आसान चीजें हैं। चलिए तो हाँ बेटा, हाँ हम कहाँ कह रहे हैं बहुत टफ है भाई, बहुत ही आसान है। आइए अब आगे थोड़ा देखिए कंटिन्यू करते हुए। ये तो 10th लेवल की चीजें थी, बहुत ही आसान था। देखिए चीजें, रेजिस्टेंस
हमने जो वहां से एक नई चीज निकाली थी वो थी क्या, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। आर क्या निकाला आपने, आर हमने क्या निकाला था, रिजल्ट था हमारा mne² 2 × L/A, ये रिजल्ट हमने निकाला था। देखिए रेजिस्टेंस का, यस बिल्कुल सर। तो रेजिस्टेंस का जो हमने रिजल्ट निकाला, देखिए रेजिस्टेंस है क्या। सबसे पहली बात तो अगर हमसे कोई पूछ ले कि रेजिस्टेंस क्या है, 10th में भी आपने पढ़ा हुआ है, बार बार सर ये मत कहिए 10th में हमने पढ़ा हुआ है, आपको पता अच्छे से। 1.5-2 साल होने के बाद वैसे ही हमें चीजें भूल जाती हैं, ठीक है भाई, नहीं कहेंगे, समझते हैं ये। अरे समझ तो लो, नहीं आते तो मैं बता दो रहा क्या कि रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है भाई, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है। देखिए रेजिस्टेंस बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी मटेरियल की क्या होती है, ये प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी की वजह से वो मटेरियल क्या करता है, अपोज करता है फ्लो ऑफ चार्ज का, अपोज करता है क्या, फ्लो ऑफ चार्ज, जिसको हम क्या बोलते हैं, करंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। देखिए जो अपोज करता है किसको, फ्लो ऑफ चार्ज को, जिसको हम क्या नाम दिया जाता है, करंट, इसको रेजिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है। और ये जो डिवाइस होती हैं इनको रजिस्टर बोला जाता है। ये जो हम बना देते हैं रेजिस्टेंस, उनको क्या नाम दे दिया जाता है, रजिस्टर। रजिस्टर जो होता है उसका देखिए ये सिंबल होता है, 2 टर्मिनल होते हैं, सिंपल है, देखिए बहुत ज्यादा सिंपल है, ओके। तो ये तो हुआ बात सर, थोड़ा और फील नहीं आई सर, थोड़ा और बताइए अच्छे से, आइए समझते हैं। देखिए हमारे चारों तरफ कहाँ है रेजिस्टेंस, देखिए चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं, ठीक, हम करंट देते हैं तो काम करता है, वो सारी चीजें रेजिस्टेंस है। बल्ब लगा दीजिए, जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब ग्लो करता है, तो वहां पे एनर्जी का लॉस हो रहा है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी की जो है हमारी एनर्जी, उसको इलेक्ट्रिक फॉर्म से किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे कि बल्ब होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को किस में कन्वर्ट कर रहा होता है, हीट या फिर लाइट की फॉर्म में, तो बल्ब भी एक तरीके का रेजिस्टेंस है। देखिए रेफ्रिजरेटर है, हीटर है, कूलर है, जो भी चीजें देखिए जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो रहा है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, फैन है, कुछ भी ऐसी चीज देखिए जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो है यूज हो रही है, कंज्यूम हो रही है, खत्म हो रही है, खपत हो रही है, देखिए वो चीज हमारी रेजिस्टेंस होती है, उसको हम रेजिस्टेंस ही बोलते हैं। क्लियर हुआ रेजिस्टेंस, मतलब हमारी जो सारी चीजें वो सारी की सारी क्या कहा जा सकता है, उनको रेजिस्टेंस कहा जा सकता है, उन सबको इस सिंबल से दिखाया जा सकता है। क्लियर हो गया, यस। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसका रेजिस्टेंस 0 हो, अदरवाइज उसको सुपर कंडक्टर नाम दिया जाता है। सुपर कंडक्टर आज की डेट में बोला जरूर जाता है, बट उसका भी 0 रेजिस्टेंस नहीं है। देखिए हाँ, नियर अबाउट हम 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, बट ऐसा अभी तक कुछ है नहीं जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या हो, प्रॉपर 0 हो। बट क्योंकि हम यहाँ पे कैलकुलेशंस करने वाले होते हैं, तो सिंपल जो वायर होते हैं, कनेक्टिंग वायर्स जो होते हैं, उनका रेजिस्टेंस हम कितना मान के चलते हैं, 0 मान के चलते हैं। बट रियलिटी आपको पता होना चाहिए कि रियलिटी में उनका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। आपको याद होगा मैंने आरसी सर्किट आपको बताया था, उन आरसी सर्किट में आप लोग उठा के देखना कि वहां पे जब आप इनिशियल स्टेज में जब सर्किट को ऑन करते हैं तो शुरुआती टाइम में कुछ करंट जब फ्लो करेगा उस सर्किट में से, आरसी सर्किट में से, तो जो इनिशियल जो हमारे पास टाइमिंग होती है उसके अंदर कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है, जबकि वहां पर सिर्फ कैपेसिटर लगा होता है। वो क्यों होता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि वायर्स जो है उनका खुद का भी रेजिस्टेंस होता है, जिसके ऊपर आधी एनर्जी हीट की फॉर्म में बाहर निकल जाती है और आधी स्टोर हो जाती है। ये मैंने आपको बताया है, आप आरसी वाला जो हमारा जो लेक्चर था वो उठा के देख सकते हैं वहां पे। क्लियर है, ओके। आइए समझते हैं आगे। तो रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे सर हम, हाँ सर। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हो गई, सिंबल हो गया, ये सारी चीजें हो गई। अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो फैक्टर देखिए, ये इसीलिए वो ओम्स लॉ का मैंने प्रूफ आपको बताया, तो आपकी फैक्टर बहुत आसानी से बता सकूं मैं। फैक्टर ये देखिए यहां से पता लगेगा। देखिए m कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये फिक्स है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, तो ये तो फिक्स है। एक E फिक्स है, ये भी आपको पता है, इसमें भी कुछ चेंज नहीं हो सकता। ये दोनों टर्म्स ऐसी हैं जो कभी भी चेंज नहीं हो सकती, ये तो हमें पता है। इसके अलावा क्या क्या चीजें रह जाती हैं, देखिए फैक्टर्स, हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। तो किन कौन से फैक्टर है, देखिए यहां से पता लग रहा है। पहला फैक्टर है लेंथ, कि रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
दूसरा हमारे पास क्या है, कोई भी मटेरियल जो है या कंडक्टर जो है रेजिस्टेंस उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा हमारे पास फैक्टर क्या है, वैसे 10th में भी आपने पढ़ा हुआ है, मैं थोड़ा सा देखिए आखिर में आपको मैं एक और फैक्टर बताऊंगा जो आपने आज तक नहीं सुना था, समझिए। तीसरा फैक्टर क्या है, एन क्या है, याद कीजिए एन क्या था, एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। बट ये जो है देखिए मटेरियल चेंज हो जाएगा तो एन भी तो चेंज हो जाएगा। कॉपर के लिए यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग हो सकते हैं, एल्यूमिनियम के अलग हो सकते हैं, सिल्वर के लिए अलग हो सकते हैं। यस, इसका मतलब थर्ड हमारे पास क्या, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। और फोर्थ हमारे पास क्या है, तो रिलैक्सेशन टाइम याद कीजिए, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल, तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। टेम्परेचर के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसके लिए मैं देखिए अलग से एक लेक्चर दूंगा, वहां पर हम डिस्कस करेंगे प्योरली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस देखिए रेजिस्टेंस की। अभी के लिए आप समझिए टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, और कैसे करेगा, कंडक्टर के लिए ये मैं आपको बता भी चुका हूं। कंडक्टर के लिए क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, ये आपको मैं बताऊंगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन नहीं होता है, यहाँ पे अलग तरीके से चेंज होगा। ये तो 4 फैक्टर हमने बुक्स में भी पढ़े हुए हैं, 10th में भी पढ़े हुए हैं, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलग क्या है, वो हम न्यूमेरिकल्स में सीखेंगे। पहले थोड़ा इनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, इनका क्या मतलब हुआ। जैसे कि मान लीजिए भाई ये हमारे पास कॉपर मटेरियल है, उसका एक वायर है, इसकी एल फिक्स हो गई, इसका ए फिक्स हो गया, क्लियर है। और मैंने एक और वायर ले लिया, इसकी डबल लेंथ का, ठीक है। तो भाई ऐसी क्या चीज है जो चेंज हो गई, लेंथ चेंज हो गई और क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो सकता है उस वायर का, बिल्कुल हो सकता है, बट क्या चीज चेंज नहीं होगी, मैंने रूम वही रखा, टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर वही रखा, मटेरियल कॉपर का था, ये दूसरे वाला भी कॉपर का रखा, तो वो भी चेंज, मतलब कि अगर टेम्परेचर और मटेरियल चेंज नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो फिक्स हो गया। देखिए कुछ ना कुछ क्या, अरे सर अभी तो बताया ना, दो ही चीजें ऐसी, टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल एंड नेचर ऑफ मटेरियल सेम रहा, तो उन दो फिजिकल क्वांटिटी को हम दिखाने के लिए अलग से कांस्टेंट बना देते हैं। देखिए कैसे, इधर समझिएगा, ये हमारे पास जो आया है R इज इक्वल टू, उसमें ये जो चीजें हैं देखिए, ये यहाँ पे M और E तो कांस्टेंट है। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैंने जो अभी आपको एग्जांपल लेके बताया उसमें L और A चेंज किया, मैंने टेम्परेचर वही रखा मटेरियल का, और क्या सेम रखा मैंने भी, देखिए क्या सेम रखा था, मैंने टेम्परेचर सेम रखा था और मटेरियल सेम रखा। तो मुझे एक बात थी, अगर मटेरियल सेम रखा गया तो फिक्स हो गया, और टेम्परेचर सेम रखा गया तो ये भी फिक्स हो गया, मतलब इस पूरा का पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया तो इसको एक नया नाम दिया गया रो, और इसको लिख दिया गया ऐसे, ध्यान से समझिएगा। ये जो रो है इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नाम दिया जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर एक फेमस नाम है इसका रेजिस्टिविटी। क्या नाम दिया जाता है, रेजिस्टिविटी। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से समझिएगा। रेजिस्टेंस इन चीजों पे डिपेंड करता है, बट रेजिस्टिविटी सिर्फ दो ही चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी, और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ध्यान देना भाई, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि रेजिस्टिविटी जो है वो सिर्फ इन दो चीजों पे डिपेंड करती है, जबकि रेजिस्टेंस इन चार के अलावा एक और फैक्टर है, 5 चीजों पे डिपेंड करता है। आपसे पूछूंगा, देखिए अभी बताऊंगा, क्लियर है। तो ये सारा देखिए आप लोग एक बार स्क्रीन को पोज करके नोट कर लें पूरा का पूरा। रेजिस्टिविटी के बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे, पहले हम रेजिस्टेंस के ऊपर अभी निकालना सीखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, ये हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए कुछ न्यूमेरिकल, एक दो न्यूमेरिकल आज करते हैं, देखिए बाकी हम कल करेंगे। आइए समझते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। मैं जैसा कि आपको बता रहा था, फिफ्थ फैक्टर जो है वो यहाँ पे मैं आपको इस न्यूमेरिकल के अंदर बताने वाला हूँ, ठीक है। आइए समझते हैं, कौन सा था एग्जांपल नंबर, सर एग्जांपल नंबर 6 आ रही ना सर हमारी भी आवाज? हाँ आ रही है बेटा, आ रही है, सीख गया, मैं भी याद रखूंगा। तो सर बेटा देखो, एक मान लो आपको ऐसा कोई कंडक्टर दिया गया है क्यूबॉइडल शेप का, किस शेप का है, क्यूबॉइड शेप का, ऐसा ये ठीक है भाई, कंडक्टर है, ईट, अरे ब्रिक, ईटा भाई, ईटा घर बनाते हो ना, हाँ वही।
हाँ सर समझ गए, ये ए है बेटा इसका, ये बी है बेटा, और ये हाइट कितनी है, सी है। आपको देखिए ये दिया गया कि करंट इसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर ऐसे जा रहा है, ठीक है। मैंने इस कंडक्टर का टेम्परेचर और मटेरियल चेंज नहीं करना है, ठीक है। मैं 3 कंडीशन बताने वाला हूं यहाँ। 3 कंडीशन के ऊपर आपको देखिए रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहली कंडीशन, करंट ऐसे जा रहा है, क्लियर। रेजिस्टेंस बताना है, इसका टेम्परेचर मटेरियल कॉपर का बना हुआ है, सब कुछ ये है। तो इसकी एक चीज फिक्स हो गई कि रो मैंने कांस्टेंट कर दिया है, ठीक, रो कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट कर दिया है और मटेरियल सेम ही रखना मैंने, तो रो फिक्स हो गया। रो मान लिया इसका क्या है, रेजिस्टिविटी है, ठीक है भाई। हाँ सर, तो भाई देखिए समझते हैं, रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो इस केस में रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या था, रो इनटू एल। एल क्या था, ध्यान से समझिएगा। जो हमारे पास फॉर्मूला था R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, उसमें एल क्या है, क्या एल है यहाँ, ए ले, बी ले, सी ले, कौन सी ले, ध्यान रखिएगा। एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। एल क्या है, एल इज लेंथ, ये ऐसे ही याद रखें जैसे मैं बता रहा हूं, वरना न्यूमेरिकल्स गलत हो सकते हैं। एल क्या है, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर along the direction of current। L is length of conductor along the direction of current। और A, what is A? A is cross section area, cross section area perpendicular to the direction of current। ध्यान है ना भाई, ये ऐसे ही याद रखें, वरना न्यूमेरिकल्स गलत हो जाएंगे, बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स तो गलत हो जाएंगे। देखिए हल्के फुल्के तो हम करते ही नहीं, आपको पता ही है। तो लेंथ कितनी है, ए हुई, यस सर, और क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो जाएगा, ये रेक्टेंगल बी इंटू सी। ये देखिए रेजिस्टेंस आ गया, आंसर बिल्कुल सर। दूसरा केस समझिए, सेम है, सब कुछ सेम है, हमने कंडक्टर को चेंज ही नहीं किया, यही रखा। मैंने सिर्फ करंट की जो डायरेक्शन ये थी, अब की बार करंट की डायरेक्शन ये कर दी बस मैंने, ये करंट की डायरेक्शन। ये फर्स्ट केस था, ये मैंने फर्स्ट केस, और ये मैंने सेकंड केस। अच्छा, तो अब जरा बताइए भाई, इस केस में रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा कि सेम रहने वाला है। देखो चेंज हो रहा है, लेंथ अब क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, तो रो सी बाय, और क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो जाएगा, ये कितना है देखिए, ए इंटू बी। चेंज हो गया, R1 R2 अलग है, देखिए ध्यान से समझिए भाई, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। जबकि रो एल ए, समझ रहे हैं, एल वैसे तो सब कुछ सेम है, कंडक्टर थोड़ी ना चेंज किया मैंने, सेम है सब कुछ। अब की बार वायर मैंने क्यूबॉइडल साइज का लिया था, शेप का लिया था, किस शेप का लिया था, क्यूबॉइडल शेप का, बट सब कुछ सेम है। देखिए ना मैंने उसकी लेंथ चेंज की, ना मैंने उसकी विड्थ, ना मैंने उसकी हाइट, कुछ भी चेंज नहीं की, मैंने सिर्फ करंट की डायरेक्शन चेंज की। तो करंट की डायरेक्शन चेंज की तो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। देखिए तो रेजिस्टेंस 4 के साथ साथ एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है, ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट पे भी डिपेंड करता है, ये ध्यान में रखें। स्टार मार्क कर ले, इंपॉर्टेंट है, ये पता नहीं होता उसका प्रूफ देखिए इस न्यूमेरिकल में आपको पता लग रहा है। थर्ड मान लीजिए ऐसे अगर करंट जा रहा हो तो ऐसे, तो ऐसे अगर जा रहा हो तो लेंथ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल। तो रो बी बाय ए सी। ये देखिए तीनों रेजिस्टेंस अलग है, जबकि मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, कंडक्टर वही, मटेरियल वही, सब कुछ वही, टेम्परेचर वही, सब कुछ सेम था, सिर्फ डायरेक्शन चेंज की तो रेजिस्टेंस चेंज होता गया। इसलिए वो फिफ्थ फैक्टर आप ऐड कर लेंगे, ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। ये उसका प्रूफ है, देखिए क्लियर है। ओके, आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट में देखिए इसके ऊपर कुछ और एनालिसिस करेंगे, पहले 3-4, फिर नेक्स्ट को चलेंगे। थैंक यू।